हमारे राष्ट्र निर्माण की ऊर्जा की स्रोत का उत्सर्जन करते हमारे किसान भाइयों और बहनों को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। हर दिन की तरह हम आज भी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। तो आइए देखते हैं आज क्या है इसमें खास। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। जैविक खाद का बेहतर विकल्प है अजोला। फसल कटाई में श्रम और समय दोनों बचाता है कंबाइन हार्वेस्टर। पारंपरिक फसलों के साथ साथ व्यावसायिक खेती में भी हाथ आजमा रहे किसान। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सरकार किसानों के लिए ड्राई हॉर्टिकल्चर योजना लेकर आई है। इसके तहत राज्य के किसानों को आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार, नींबू जैसे बागवानी फसलों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। जो किसान माइक्रो इरिगेशन लिए हैं, मतलब ड्रिप या स्प्रिंकलर, वैसे किसान ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर के लिए वो आवेदन अपना कर सकते हैं। और इसके तहत जो है हम लोग बैर, आंवला, जामुन, कटहल आदि का पौधा जो है, नींबू, मीठा नींबू, ये पौधे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को। गर्मी के मौसम में खेतों में अगलगी की घटना प्रायः देखने को मिलती है, लेकिन किसान भाई थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ से ऐसी घटना को रोक सकते हैं। इसके लिए किसान भाई अपने खेतों में जब भी थ्रेसिंग का काम करें तो पानी की व्यवस्था ज़रूर रखें, साथ ही खेतों में पराली जलाने से भी बचें। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं अभिमन्यु कुमार। आप सभी जो है अपने प्लॉट में जो भी सूखे डंठल है वगैरह हैं, आप उसमें जो है जलती हुई चिंगारी के रूप में कोई भी माचिस की तीली ना फेंकें। या तो सिगरेट या तो बीड़ी या इससे जला हुआ जलते हुए जो कोई भी चीज़ आप कृपया कर जो है वैसे जगहों पे ना फेंकें जहाँ पे सूखा जो है डंठल उस तरह से पड़े हुए हैं। अजोला किसानों को कम कीमत पर बेहतर जैविक खाद मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम है। अजोला में कई तरह के कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर किसान भाई आने वाले समय में अजोला को धान की खेती में इस्तेमाल करते हैं तो इससे उपज की मात्रा 5 से 15% तक बढ़ सकती है। किसान भाई इसे धान के खेत में जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान भाई 2 से 4 महीनों में ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती करने में जलवायु एवं मांग तो अच्छी है ही, साथ ही इसमें कम पूंजी की भी आवश्यकता होती है। शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों में अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, ऐश्वर्या, अलंकार, हरी रानी एवं पूसा दीप्ति हैं, जिसकी खेती करना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। खबरें खेती की में आगे बढ़ते हुए अब आपकी मुलाकात पटना जिले के बिहटा निवासी किसान राजीव रंजन वर्मा से, जो खरबूजे की खेती करते हैं। आज के समय में खेती बाड़ी को मुनाफे का सौदा साबित करते हुए कई लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं। इसमें से एक है पटना जिले के बिहटा निवासी राजीव रंजन वर्मा। दरअसल वर्तमान में खेती बाड़ी को एक ऐसा कार्य माना जाता है जिसमें लागत कि सापेक्ष मुनाफा कमाया जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से तकनीक से खेती की जाए। राजीव ने भी खेती के कार्य में सही तरीका और तकनीक को अपनाया है। राजीव 10 एकड़ में खरबूजे की खेती करते हैं। राजीव अपनी दिनचर्या की शुरुआत अपने खेतों को संभालते हुए करते हैं और अपने खेतों का अच्छी तरह से देखभाल और निगरानी भी करते हैं। वह बताते हैं कि आज वह इससे काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये खरबूज लगा हुआ है मेरा, नोनू कंपनी का बॉबी खरबूजा ये होता है। ये काफ़ी मीठा होता है और ये 1 एकड़ में करीब 10 से 12 टन देता है। और इसका बीज हालांकि बहुत ही महंगा होता है, लेकिन ये दाम वसूल कर देता है अपने आप में। अगर किसान इसको ड्रिप इरिगेशन पर करे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और खाने में बहुत मीठा रहता है। 8-10 दिन तक ये खराब भी नहीं होता।
खेती को आधुनिक बनाने के लिए दिन प्रतिदिन नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है। इन तकनीकों की मदद से खेती बाड़ी करना आसान हो गया है। आज के आधुनिक समय में फसल की बुआई से लेकर कटाई तक के कृषि यंत्र हैं। इनमें से एक है कंबाइन हार्वेस्टर। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी अंटा घाट में सब्जी मंडी पर और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 1100 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 1400 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दे, ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएं। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार। हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। आप हमारे साथ बने रहिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। पशुओं में बांझपन की समस्या किसान भाइयों के लिए एक जटिल विषय है। प्रजनन में अवरोध आगे चलकर इसका आर्थिक स्थिति पे भी असर आता है। तो आइए जानते हैं इसके उपचार और निवारण हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर SK शीतल से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, ताकि आपको खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन में भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा विषय है वह है पशुओं में बांझपन की समस्याएं क्यों होती हैं। इसी पर आज का हमारा ये टॉपिक आधारित है और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर SK शीतल, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला सर जो सवाल है वह यह है कि आजकल जो पशुओं में बांझपन की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, पशु में बांझपन होता है, इसमें पशु गाभिन नहीं हो पाती है। इनके समस्याएं समय में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समस्या है जो जन्मजात होता है,
इसमें कभी देखेंगे तो बच्चेदानी नहीं रहता है किसी गाय में, या उसके अंडाशय की में अंडा नहीं निकलता है। इस तरह की समस्या रहती है जो पशु चिकित्सक ही इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उस गाय को अलग कर सकते हैं। दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती है जिसमें खान पान और पशु के रखरखाव से होता है। यदि हम सही तरीके से उनके खान पान हम नहीं देते हैं तो उसके बच्चेदानी जो है पूरा ग्रोथ नहीं हो पाता है और सही समय पर गर्मी में नहीं आएगी और पशु गाभिन नहीं हो पाती है। तीसरे समस्याएं में होता है कि पशुओं में इसमें सिस्ट टाइप का भी सिस्टिक हो जाता है ओवरी। इसमें क्या 2 तरह के होते हैं, वो सिस्टिक फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट में देखेंगे तो पशु बार गर्मी में आएगी, लेकिन वो गर्मी में आने के बाद में भी किसान उसको एआई कराते हैं, सीमेंट डलवाते हैं और गाय जो है गाभिन नहीं हो पाती है। तो इन तरह के 3 जो समस्याएं हैं मुख्यतः पशुओं में बांझपन की समस्याएं हैं। सर, आमतौर पर जो गांव देहात के हमारे जो पशुपालक भाई हैं तो ये देखने में आता है कि महंगी से महंगी गाय या भैंस ला करके और उनका दूध निकालने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद जो पशु दूध देने वाली होती है वो नाठा हो जाती है। अगर हम ठेठ भाषा में कहें तो उसका दूध देना बंद हो जाता है और वो गाभिन नहीं हो पाती है। तो सर, इसका क्या उपचार करें और इसका बचाव सर क्या है? देखिए, पशु के ब्याने के बाद में दूध लेना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और उसको फिर से पुनः गाभिन होने का ध्यान नहीं देते हैं। पशु पालकों को भाइयों को ये जानना चाहिए कि ब्याने के 3 महीने जब हो जाए तो 3 महीने के बाद में उसको गाभिन हो जाना चाहिए। इससे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान से से बच सकते हैं। तो इसके लिए है कि आप दूध तो लेते रहें, लेकिन दूध में जो एनर्जी मिल रहा है, दूध के कारण जो एक्स्ट्रा एनर्जी पशु को चाहिए वो नहीं मिल पाता है। एक्स्ट्रा एनर्जी जब आप खिलाइएगा, आप सही से उसका मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट दे रहे हैं, हरा चारा अगर दे रहे हैं, तभी जाकर के 3 महीने के अंदर में पशु है कि गर्मी में आएगी, जिसको मद में बोलते हैं, मद में आएगी और उसका हम लोग एआई करा सकते हैं या कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर गर्मी में नहीं 3 महीने में नहीं आ रही है तो आप किसी पशु चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें ताकि आप कृत्रिम गर्भाधान समय पर हो जाए और 1 साल के अंदर में फिर से दूसरा बछड़ा या बछिया जन्म ले और निरंतर दूध की सप्लाई होते रहे। सर, इसी संबंध में जो सवाल एक और आ रहा है वो भी महत्वपूर्ण है कि कई हमारे किसान भाई जल्दी से गर्भ ठहरने के लिए डबल सीमेन का उपयोग करते हैं कि जल्दी से गर्भधारण हो जाएगा। तो सर, ये कितना उचित है और कितने समय के अंतराल पर देना उचित रहेगा? पहले बात है कि गाय के में जब गर्मी में आती है उसको ध्यान में रखना है। गर्मी में की पहचान किसान भाइयों को आना चाहिए। यदि सुबह में गाय का आप देखें कि गर्मी हुई है तो शाम तक का आपको एआई करा देना है। यदि शाम में गर्मी में आ रही है तो कल सुबह होते होते आप उसको एआई करा देना है। तो इससे गर्मी के आपका पहचान हो रहा है और एआई सही समय पर हो रहा है। अगर 2 बार एआई कराने की जैसे बात कर रहे हैं तो ये कोई उचित नहीं है और 2 बार यदि कराना भी चाहते हैं तो वैसे गाय में कराए जिसमें जो मध्यकाल है या गर्मी है 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा यदि रहता है तब आप डबल एआई करा सकते हैं और उससे गाय गाभिन ठहर सकती है। सर, जहाँ तक आपने बताया कि मिनरल मिक्सचर हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को दें, तो ये मिनरल मिक्सचर बनता कैसे है और इसके अलावे जो अंकुरित अनाजें हैं जैसे मूंग हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब भी कितना कारगर है? देखिए, मिनरल मिक्सचर तो हर स्टेट में अलग अलग होता है, हर रीजन वाइज बनता है। तो आप कोशिश करें कि आपके क्षेत्र में जो मिनरल मिक्सचर बन रहा है उसी का उपयोग करें, क्योंकि मिनरल मिक्सचर बनाने में वहाँ के सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। जिसके सॉइल में यदि मिनरल की कमी है तो उसको ध्यान में रख के मिनरल मिक्सचर बनाया जाता है। तो वहाँ के मिनरल मिक्सचर आप यूज करें। दूसरा है कि अंकुरित अनाज, तो इसमें आप देखिए कोई भी अंकुरित अनाज है उसमें विटामिन ए और विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा होती है और इससे क्या उसके कमी के कारण बच्चेदानी में गर्भ नहीं ठहर पाता है। बच्चेदानी का जो झिल्ली है उसको रिपेयरिंग में होता है। यदि कोई हल्की बीमारी भी है जिससे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या यदि हो रही है, बार बार गाभिन सीमेंट डालने पर भी नहीं हो रही है, तो आप जब हरा अंकुरित दे रहे हैं लगभग 100 ग्राम
पर डे दीजिए लगभग 1 महीने तक, और जैसे ही सीमेन आप दे रहे हैं उसके बाद में रोक दे। तो ये जो विटामिन जो हरा चारा हरा अंकुरित अनाज के थ्रू मिल रहा है, ये मदद करेगा आपको गाभिन ठहरने में। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपके द्वारा हमारे पशुपालक भाइयों तक पहुंच रही है। इसी संबंध में एक चीज़ और हम अपने पशुपालक भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि ये तो खान पान का हो गया कि ये अंकुरित अनाज देना है या मिनरल मिक्सचर देना है, लेकिन इसके अलावे सर जो उपचार हो, जो दवाइयाँ हो कि बांझपन नहीं हो या बांझपन हो जाने के बाद भी वो कारगर सिद्ध हो, तो सर उसके बारे में हमारे पशुपालक भाइयों का देखिए, बांझपन में यदि पशु गाभिन गर्म नहीं हो रही है, हीट में मद में नहीं आ रही है, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि पशु का वजन पूरा होना चाहिए। कम से कम अगर बछिया के केस में 250 kg का अगर ये हो रहा है तो वो गाभिन होने लायक योग्य हो गया है। तो सबसे पहले आपको डिवॉर्मिंग कराएं, अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल कोई भी जो कृमिनाशक दवा है उसको पहला दे, और ध्यान रखें कि हर 6 महीने पर ये दवा आपको रिपीट करना है। गाय गाभिन है तो भी रिपीट करना है, उसके लिए दवा बदल जाता है, या नहीं है तो भी रिपीट करना है। इसके बाद में आप मिनरल्स की दवाई गोली आता है जिसमें आयरन, कॉपर, कैल्शियम ये सब मिक्स रहता है, जैसे कॉफेक्यू बोलस है, एग्रीमिन आई बोलस है। ये अगर दवा देते हैं तो गाय जो गर्म नहीं हो रही वो समय पर गर्म हो जाएगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि थोड़ी सी सावधानी बरत कर आप अपनी पशुओं की हर तरह से हर संभव रक्षा कर सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं और बांझपन की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो अभी आपने देखा पशुओं के बांझपन का किस तरह से निवारण किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। कृषि में सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। इसका एक सटीक समय भी होता है। सिंचाई की आवृत्ति पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और इस विषय पे हमें अवगत कराएंगे डॉक्टर सुषमा तामता जी। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कृषि में सिंचाई के महत्व के बारे में और कैसे उसका सही प्रबंधन किया जाए। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुषमा टमटा, जो बेगूसराय कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि अभियांत्रिकी विषय पर विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर टमटा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को कृषि में सिंचाई का क्या महत्व है इसके बारे में जानकारी दें। सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं सुषमा टमटा कृषि विज्ञान केंद्र बेगूसराय में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद में कार्यरत हूँ। जैसा अभी सर ने बताया कि कृषि में सिंचाई का कितना महत्व है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है और जो यहाँ की कृषि है वो हमारी बेसिकली वर्षा पर निर्भर है। तो अगर आजकल की जलवायु को देखें तो आजकल जितना जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, तो किसी साल हमारी इतनी तेज़ वर्षा होती है और किसी साल हमारी कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से जो हमारा फसल की उपज है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए जब हम कृत्रिम तरीके से पानी देते हैं फसल में, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम सिंचाई कहते हैं। तो ठीक है, सभी किसान जानते हैं कि सिंचाई करना है, बट उसको कैसे करना है, किस ढंग से करना है और किस समय में करना है, इसकी जानकारी होना भी किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब
किसान क्योंकि कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर पे ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, या फिर कोई एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ऐसी हमारी मिट्टी के साथ है, सॉइल के साथ है। जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो तभी वो हमारी अच्छी उपज देगी। और अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी अप्लाई करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं, तो हमारी क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है। वो कैसे कम होती है कि पानी हमारा एक जगह से दूसरी जगह में बहता है, तो उसके साथ हमारी क्या है, मिट्टी भी एक जगह से दूसरी जगह में बहती है और वो लास्ट में जाके नदी में मिल जाती है, जिससे कि जो उस जगह की खेत की मिट्टी है वहाँ की उपज क्षमता उसकी कम हो जाती है, जिससे कि हमारी जो फसल की उत्पादक क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो अगर हम इसके महत्व की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी फसल सिंचाई अच्छी तरह से की जाएगी तो हमारी उसकी फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। पैदावार अच्छी होगी तो किसान की आय भी बढ़ेगी। किसान की आय बढ़ने के साथ साथ किसान और आत्मविश्वास के साथ कृषि करेगा और हमारा देश क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। डॉक्टर सुषमा, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी सिंचाई के महत्व के बारे में कृषि में। चूँकि कई तरह की विधियाँ होती हैं सिंचाई की, तो कुछ महत्वपूर्ण विधियों के बारे में जानकारी दें जो हमारे किसान भाई सफलतापूर्वक अपना सकें। सर, सबसे पहले अगर हम किसान की विधि के बारे में बात करते हैं तो विधि मतलब क्या होता है कि किसान पानी अपने खेत को किस तरीके से दे रहा है, उसको हम विधि बोलते हैं। तो ये विधि हमारे अलग अलग प्रकार की है। जैसे एक हमारा हो गया सतही विधि, दूसरा हो गया अधोसतही विधि, तीसरा हो गया हमारी बौछारी जिसको हम स्प्रिंकलर इरीगेशन बोलते हैं, चौथा हो गया हमारा ड्रिप इरीगेशन। तो अगर मैं सबसे बात करूं एक एक करके, तो हमारी सतही में क्या होता है, जब किसान पानी मिट्टी की सतह के ऊपर देता है, इसको क्या बोलते हैं, सतही विधि। एक तो होता है जब किसान अनिश्चित रूप से सिंचाई पानी दे देता है खेत में, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा मिट्टी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति है उससे कम होती है। तो कभी भी किसान को पानी ऐसे नहीं देना चाहिए कि बिना खेत को देखे, बिना खेत की सॉइल को देखे और पानी छोड़ दिया, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा उसको क्या करना चाहिए, जो हमारी दूसरी विधि है जिसको हम नियंत्रित सिंचाई विधि बोलते हैं, जिसमें हमारा क्यारी विधि आती है। क्यारी विधि मतलब बॉर्डर इरीगेशन। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एक बड़ा सा खेत होता है उसको हम क्यारियों के रूप में विभक्त कर देते हैं, मेड़ बना के। तो ये हमारा, जैसे कि इसमें क्या होता है, हमारा क्यारी में हमारी एक थोड़ी स्लोप में होती है, ताकि हमारा जो पानी ऊपर अप्लाई करते हैं वो हमारा डायरेक्टली नीचे चला जाए। और ये हमारी सभी फसलों के लिए उपयोग की जा सकती है। जैसे हमारा गेहूं हो गया, जौ हो गया, हमारे फॉडर क्रॉप्स हो गए, लेग्यूम्स हो गया, इन सभी क्रॉप्स के लिए हमारा क्या किया जा सकता है, क्यारी इरीगेशन यूज़ किया जा सकता है। दूसरा हो गया हमारा, अगर हम बात करते हैं तो हमारा चेक बेसिन इरीगेशन। चेक बेसिन बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, आयताकार फॉर्म में हम क्यारियाँ बना देते हैं। जैसे अगर हमारा धान का ही खेत है, धान के खेत में हमें क्या होती है, ज़्यादा पानी इकट्ठा होने की ज़रूरत होती है। अगर किसान खेतों में क्यारियाँ बनाए दे आयताकार, तो वो धान के केस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होंगी। अगर हम जैसे आजकल वाटर इतना, पानी की इतनी कमी आ गई है, अगर हम पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए बातें करें तो हमारा उसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। अगर हम स्प्रिंकलर की बात करते हैं, स्प्रिंकलर मतलब बौछारी विधि। आप सभी किसानों ने देखा होगा कि स्प्रिंकलर विधि हमारी हर एक खेत के लिए, हर एक फसल के लिए, और हर एक, जैसे अगर हमारा खेत समतल नहीं है, उसमें ऊबड़ खाबड़ है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, बौछारी विधि मतलब स्प्रिंकलर इरीगेशन का उपयोग कर सकते हैं। बस ये हमारा एक धान के खेत में और एक हमारा जूट के खेत में यूज़ नहीं होता, बाकी हमारा किसी भी फसल के लिए हमारा बौछारी विधि यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा लगभग 25 से 50% पानी सेव होता है और हमारी पैदावार भी बढ़ती है। तो इसी तरीके से अगर हम ड्रिप की बात करें तो आजकल के टाइम में सबसे अच्छी, अगर हम बोल सकें तो सबसे अच्छी सिंचाई विधि है हमारी ड्रिप इरीगेशन, जिसमें पानी हमारा बूंद बूंद करके पौधों की जड़ें में जाता है और पौधा वहाँ से, उसकी जड़ें डायरेक्टली वहाँ से पानी को अवशोषित करती हैं और अपना मतलब पैदावार बढ़ती है। तो अगर हम ड्रिप इरीगेशन में करें तो हमारा ड्रिप इरीगेशन लगभग हमारा 90% पानी बचाता है हमारा सतही इरीगेशन के कंपैरिजन में, और इसमें हमारी 150% से ज़्यादा हमारी पैदावार बढ़ती है। और हम ड्रिप इरीगेशन में फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं पानी के साथ, तो ये हमारा जो फर्टिलाइज़र को अवशोषित करने की क्षमता है वो भी लगभग हमारा 30% तक बढ़ा सकता है। जी डॉक्टर टमटा, आपने अब तक की बातचीत में कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, और क्या विशेष जानकारी देना चाहेंगी सिंचाई प्रबंधन के बारे में?
कब हमें सिंचाई करना चाहिए, ये सबसे मेन बात है। वैसे तो अगर हम किताब पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि जब हमारा सॉइल में 50% मॉइस्चर की कमी आ जाती है, मतलब नमी की 50% कमी आ जाती है, तो तब हमें सिंचाई करनी चाहिए। मगर अगर ये पता कैसे चले कि हाँ हमारी मिट्टी में 50% की कमी आ गई है, इसके लिए एक हमारा किसान ये भी कर सकता है कि वो 2 बजे अपने खेत में जाए। ये कोई भी फसल के लिए अप्लाई कर सकता है। वो 2 बजे अपने खेत में जाएँ, उस टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उस टाइम में हमारा जो इवापोट्रांसपिरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद वो 4 बजे जाएं। अगर 4 बजे भी आपका पौधा मुरझाया हुआ है तो आपको सिंचाई करने की बहुत ज़रूरत है, और अगर आपका पौधा मुरझाया हुआ नहीं है तो आपको सिंचाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और किसान बाकी अपनी क्रॉप को देखते हुए, अपनी मिट्टी को देखते हुए भी सिंचाई कर सकते हैं। जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी कृषि में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाइयों, देखा आपने डॉक्टर सुषमा टमटा ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कृषि में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर टमटा, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रूबरू होकर आप तक महत्वपूर्ण जानकारियों का संचय पहुंचाकर मैं इस अंक को यहीं समाप्त करती हूं। तब तक के लिए मैं और कृषि दर्शन के इस पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।